करता है पुनः हमारे प्रोग्राम दृष्टिकोण में। आज हमारे बीच में पर्यावरण की खास विशेष जानकार और पर्यावरण प्रेमी सौ शुभांगी आप्टे हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं महाराष्ट्र मंडल की ओर से। शुभांगी आप्टे जी 10 वर्षों से सामाजिक सेवा कर रही हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने प्लास्टिक कैंपेन के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से लगभग 35,000 कपड़ों की थैलियां रायपुर शहर में और छत्तीसगढ़ में वितरित की है। उनको नो प्लास्टिक कैंपेन की वो ब्रांड एम्बेसडर भी है। ब्लाइंड बहनों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए उन्होंने पार्टी गेम्स इन ब्रेल की 2 पुस्तकों का भी प्रकाशन किया और वितरण किया है। अभी तक उनके लगभग 15 बुक्स रिकॉर्ड्स में 54 रिकॉर्ड्स उनके दर्ज हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने हिमालय ट्रेकिंग, ड्रामा, ट्रेवलिंग का भी उनको शौक है। सामाजिक सेवा के रूप में उनको मानद रूप से ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली हुई है। तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित है और महाराष्ट्र मंडल की आप आजीवन सदस्य भी हैं। ये महाराष्ट्र मंडल के लिए भी अत्यंत गौरव की बात है। शुभांगी आप्टे जी रायपुर में चिर परिचित नाम है और लगभग महाराष्ट्र मंडल के प्रत्येक सदस्य आपको जानते हैं। मैं आपका संक्षिप्त परिचय देते हुए मुझे भी गौरव हो रहा है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारी सदस्य हैं। मैं उनका बहुत बहुत पुनः एक बार स्वागत करता हूं और आज पर्यावरण के विषय पर वो हमें कुछ जानकारी देंगी हमारे बीच में। यदि आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस करना हो, पूछना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर उनसे क्वेश्चंस करिए, हम उनको पूछेंगे। और कृपया इसको सब शेयर करिए ताकि शुभांगी आप्टे जी द्वारा दी गई जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं निवेदन करता हूं शुभांगी ताई, आप हमें मार्गदर्शन दें। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं शुभांगी आप्टे महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सदस्य हूं और आज दृष्टिकोण कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर्यावरण की जानकारी देने के लिए बुलाया गया है, जो कि मेरा बहुत पसंदीदा विषय है और आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है परि, अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जिसने हमको चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। तो आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण को हमने अपने लिए 2 प्रखंडों में विभाजित किया है। पहला है पूर्णतया नैसर्गिक या प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा जो है वो पूर्णतया मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने जो है वो अपने आर्थिक लाभ के लिए समझिए, विकास के लिए समझिए, इन्होंने पर्यावरण को अपनी तरह से बहुत तहस नहस कर दिया है। पर्यावरण का संतुलन इसके कारण बहुत बिगड़ गया है। हमें आज आवश्यकता है इस पर्यावरण में संतुलन लाने की और इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे। अब आता है कि पर्यावरण संरक्षण हम कैसे करें, किस प्रकार करें। तो हम इसको 3 चरणों में देखेंगे कि पहले क्या कठिनाइयां हैं और फिर उसका समाधान कैसे करेंगे। तो पर्यावरण की रक्षा यदि करनी है, पर्यावरण को हमें सुधारना है, तो हमें 3 R का उपयोग करना होगा। इन 3 R के जरिए हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे। उसमें पहला है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। ये तीनों क्रियाओं के द्वारा हम प्लास्टिक को रीयूज कर सकते हैं, उसके कोई दूसरे ये कर सकते हैं, इन तरीकों से कर सकते हैं। और यदि हम कहते हैं तो पर्यावरण का सबसे पहले हम अपने घर से ही शुरुआत करें। पर्यावरण का रक्षण करने के लिए हम अपने घर में जाएं। पर्यावरण के अंतर्गत जैसे जल है, वायु है, प्लास्टिक है, इन तीनों ने हमारे पर्यावरण को नष्ट करके रखा है। तो जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी हम बहुत व्यर्थ जाने देते हैं। पानी का उपयोग बहुत कम करें, जितना आवश्यक है उतना करें। उसके अलावा यदि पानी की हम सुरक्षा पानी के लिए नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमको पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ेगा। तो ये नौबत हम तक न आए, इसलिए पानी का बहुत संभाल कर यूज करें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है
उसके द्वारा भी पानी की बचत की जा सकती है, हमें पानी मिलेगा उसके द्वारा। दूसरा जो है वायु, उसके लिए है कि जंगल और वृक्ष दोनों की भी कटाई न करें। वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो क्या है, तो एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हम वट वृक्ष की पूजा क्यों करते हैं। आप कहेंगे कि धार्मिक है, धार्मिक उद्देश्य तो है ही उसका, लेकिन उसका दूसरा उद्देश्य यह है कि वट वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, वट वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगी, हम लोग वृक्ष तो बहुत लगा रहे हैं, पौधे बहुत लगा रहे हैं, लेकिन उसकी जतन होना आवश्यक है। जिस तरह हम अपने घर के सदस्य की जतन करते हैं, उस तरह पौधे की जतन होनी चाहिए, तभी वो पनप सकेगा, फूलेगा, फलेगा। दूसरा है, अपने जन्मदिन पर अपने किसी परिचित के स्मृति में एक एक पौधा जरूर लगाएं। उसके बाद उस पौधे को गिफ्ट के रूप में भी दूसरों को दें, और जिनको देते हैं उनको भी ये बताइए संदेश के तौर पे कि आप भी दूसरों को पौधे दीजिए। अब तीसरा जो सबसे खतरनाक और ये चीज है वो है प्लास्टिक। आपको ये मालूम है कि हम सुबह उठते ही साथ कितनी प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन सुबह उठते ही साथ पहले हम ब्रश करते हैं, वहां से जो शुरुआत होती है प्लास्टिक के यूज की, तो हम पूरे दिन भर प्लास्टिक का यूज करते हैं। आपको ये नहीं मालूम होगा कि पीने के पानी की जो बॉटल, पैकबंद जो बॉटल आती है, उसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक के कण पाए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है कि 5 मिलीमीटर के जो छोटे कण हैं, वो स्क्रबर और उसके बाद सौंदर्य प्रसाधनों के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करते हैं। फिर उसके बाद जो पॉलीप्राजिलीन नामक जो प्लास्टिक है, वो जल, वायु और उसके अलावा हमारे भोजन, जैसे जो हम जंक फूड खाते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। WHO के अनुसार जो ये प्रदूषण है, ये जो प्लास्टिक के कारण फैलता है, वो उसके कारण जो मौतें हो रही हैं वो 7 मिलियन है, और समुद्र में जो प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो रहा है वो 80 लाख टन के करीब है। तो ये सोचिए ये कितनी भयावह स्थिति है। उसके कारण जो जहर फैल रहा है और उससे जो समुद्री जीवों की मौत हो रही है, वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उसके बाद सबसे अहम जो आता है वो प्लास्टिक की थैलियां। हमारे घरों में, हमारे भारतीय बाजारों में पूरी तरह से प्लास्टिक ने कब्जा करके रखा है, और जो हमारे लिए हानिकारक है, और उसी के बचने के लिए आज हम जो उपाय सोचेंगे, करेंगे, वो अपन बात करते हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि इन कारण जो नुकसान हो रहा है, उसके कारण 2016 में एक ठोस कचरा अधिनियम बनाया गया था। उसके तहत गीला और सूखा कचरा आप अलग रखिए, उसका रिसाइकल होगा, उसके कारण हमें फायदा होगा। अब हम चलते हैं कि समाधान की तरफ। तो पहला ये है कि हमारे पारंपरिक बर्तन जो हैं, जैसे मिट्टी है, तांबा है, पीतल है, कांसा है, इनका उपयोग करिए। आप नहीं जानते कि प्लास्टिक में आप बच्चे को टिफिन देते हैं, प्लास्टिक में आप खाना पैक करके ऑफिस में देते हैं, उनसे जो प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में जाते हैं, वो हमारी प्रतिरोध क्षमता को हानि पहुंचाते हैं, और इसके कारण हमें बहुत भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी गोमाता की मृत्यु हो रही है, ये तो बहुत भयंकर चीज है। हम अपने भूलवश प्लास्टिक की थैली में कांच के टुकड़े या अनावश्यक चीजें डाल के हम उसको कचरे में डाल देते हैं, और वो गाय को भी पता नहीं रहता कि वो क्या खा रही है, क्या नहीं खा रही है, और हम ही हमारी गोमाता की मृत्यु के कारण बनते हैं। यही सब देखते हुए 2012 में मुझे ख्याल आया कि हम रोज पेपर तो देखते हैं, लेकिन हम उस दिशा में कुछ भी काम, मैंने ये किया कि क्यों ना हम कपड़े की थैलियां बना के सबको बांटें और पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। हमारी दादी नानी के जमाने से हम वही प्लास्टिक कपड़े की थैलियां लेते आए हैं,
और फिर आज हम उस कपड़े की थैली को ले जाने में शर्म क्यों करते हैं? प्लास्टिक की थैली जो है जाए या रुक जाए तो वो 1000 वर्षों तक डिसॉल्व नहीं होती, और जिसके कारण हमारी उपजाऊ जमीन भी खराब होती है। तो जब अपन जान रहे हैं कि हमको इतना खतरा है, तो उसके बाद आज से हम लोगों ने ये प्रण ले लेना चाहिए कि हम केवल और केवल कपड़े की थैलियों का ही उपयोग करेंगे, प्लास्टिक की थैली का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। मैंने 2012 में जब पहली बार काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि कहाँ से कपड़ा आएगा, कहाँ से इतनी कपड़े की थैलियां बनेंगी। लेकिन मैंने शुरुआती तौर पर घर से ही कपड़ा लिया, जमा किया, कपड़े की थैलियां बांटी। उसके बाद धीरे धीरे टेलर से संपर्क किया, कपड़ा मार्केट से संपर्क किया, बुटीक से संपर्क किया। रोज 2 घंटे घूमती थी मैं। कई लोग हाँ बोलते थे, कई नहीं बोलते थे, लेकिन यदि कुछ चीज को करने की ठान लेते हैं हम, तो किसी के भी नकारात्मक विचार को मन में नहीं रखना चाहिए। मैंने सोचा 4 लोग नहीं बोल रहे हैं, ना बोले, लेकिन 2 लोग जो हाँ बोल रहे हैं उनसे अपन काम शुरू कर सकते हैं। धीरे 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 मेरा काम बढ़ता गया। मैंने सभी स्कूलों में कपड़े की थैलियां बांटी, बच्चों को बताया, क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि बच्चा कोई भी चीज को बहुत जल्दी आत्मसात करता है। तो बच्चों को थैलियां दी, फिर जहाँ सोशल फंक्शंस होते थे बैंक में दी, सब्जी बाजार में दी, और धीरे धीरे करते करते लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आई। उसके बाद हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ शासन ने भी प्लास्टिक पे बैन लगाया। उसके बाद मेरे इन सब कार्यों को देखते हुए रायपुर में नो प्लास्टिक कैंपेन के लिए एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद तो मेरी जिम्मेदारी गई कि हम और लोगों को थैलियां बांटे। और अभी स्थिति ये है कि जिन्होंने मुझसे थैलियां ली है वो कई लोग आके मुझे बोलते हैं कि आपका दिया हुआ थैला हम यूज कर रहे हैं। कई बच्चों ने खुद अपनी से थैलियां सिल के दूसरे लोगों को भी दी हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आज की स्थिति में, आज की तारीख तक मैंने 34,000 से भी ज्यादा थैलियां रायपुर के बाहर भी बांटी हैं। और इसके कारण मुझे कई संस्थाओं द्वारा इंडिया में, इंडिया के बाहर भी पुरस्कृत किया गया है। लेकिन उससे ज्यादा महत्व की बात है कि मेरा ये जो अभियान है वो सफल होता दिख रहा है। पुरस्कार और ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। और बताना चाहूंगी कि मेरे ये थैली सिलने के पीछे 3 लोगों को रोजगार मिला है। मेरी वो सिलती हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मदद कैसे करें, हमको सिलाई आती है। वो लोग सिलाई करके ला के देते हैं। उसके बाद कपड़ा तो जैसे रायपुर में अब सब जगहों से, पहले जिस काम के लिए मुझे 2 घंटा घूमना पड़ता था, अब मेरे घर में कपड़ा आता है। यानी आप सोचिए कि लोग कितने ज्यादा अवेयर हो गए हैं। पंडित जी जो हैं, जिनके यहाँ पूजा पाठ के बाद कपड़ा मिलता है, हमारे मराठी शादियों में शादी ब्याह के बाद जो ब्लाउज पीस देते हैं, शर्ट पीस देते हैं, वो मुझे मिलते हैं। तो काम बहुत हल्का हो जाता है। और अभी तो बहुत लोग इसके लिए मदद कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज से ये प्रण करिए कि आप भी इसके साथ इसमें शामिल होंगे। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, ये दोनों हम पूरा कर सकेंगे। क्योंकि जब हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ हो पाएंगे। इसके लिए हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा, पर्यावरण की रक्षा के लिए गौ माता की रक्षा करनी है, हमारी उपजाऊ जमीन की रक्षा करनी है। और पानी स्वच्छ रहेगा, पानी से बचाव करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी लाभ होगा। तो इन सब को देखते हुए आज मुझे ऐसा लगता है कि अब हम आगे से, हमें ऐसा समय नहीं आएगा कि हमको किसी को बोलना पड़ेगा कि कपड़े की थैलियों का यूज कीजिए। और इसके लिए मैं सबकी मदद भी चाहती हूँ। और जो भी मेरे इस उपक्रम में शामिल होना चाहता है वो मेरे पास आए, मेरे से संपर्क करे। और आज मैं, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र मंडल के इस दृष्टिकोण कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र मंडल ऐसी संस्था है जो हमेशा से सामाजिक कार्य करती आई है, हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहती है। कोरोना के संकट काल में भी इन्होंने पूरे महाराष्ट्र मंडल के 4000 सदस्यों को एंगेज रखा, उनको अलग अलग टास्क करवाए
और उस समय में भी जब इतनी कठिन परिस्थिति थी, हजारों लोगों को भोजन दिया, सब किया, तो बहुत अच्छा उपक्रम है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं महाराष्ट्र मंडल की आजीवन सदस्य हूँ और मैं महाराष्ट्र मंडल के लिए किसी भी काम मुझे बुलाइए, मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। धन्यवाद शिविताई। और आपने पर्यावरण के विषय में इतनी अच्छी अच्छी लोगों को जानकारी दी है, ये निश्चित रूप से सभी सदस्य जिन्होंने सुना है वो अमल करेंगे। आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं और हम सबको करना चाहिए। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग और अभी जो प्रकृति का जो अनियंत्रण जो हुआ है वो सब इसी के कारण है, जो हमारा सामाजिक दायित्व भी है। और हम इसको निश्चित रूप से आपने जो जो बातें कही हैं वो सभी के सभी अमल करने योग्य हैं। हमारे सभी सदस्य जो फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं वो इन सब बातों को अमल करेंगे, आपसे प्रेरणा लेंगे और जो बातें आप कर रही हैं सामाजिक जीवन में वो सभी करें। ये विशेष रूप से महाराष्ट्र मंडल का भी अभियान है। हम स्वच्छ भारत अभियान को भी हमने अपने मुख्य एजेंडे में रखा हुआ है। अतः आप सब से निवेदन है कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप शेयर बटन जरूर दबाएं। इस सब बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए शेयर होना बहुत जरूरी है। निवेदन है कि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से जो देख रहे हैं उसको शेयर करें और इसी प्रकार दृष्टिकोण कार्यक्रम में अगले इसमें हम आपको जानकारी देंगे अगले वक्ता के रूप में। आप कुछ दिनों में रविवार को फिर से दृष्टिकोण कार्यक्रम हम आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शिविताई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।